नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसे लेकर लोगों में काफी रहस्य और सच कहूं तो बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। साइकोथेरेपी। आज हम थेरेपी के पूरे प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं। इसके प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक्स क्या हैं, उन मिथकों की सच्चाई क्या है जिन पर लोग बस आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, और हाँ, थेरेपी रूम के बंद दरवाजों के पीछे जो गहरे अनकहे डायनामिक्स चलते हैं ना, उन्हें भी समझेंगे। एक क्लाइंट का सफर असल में कैसा होता है, आज हम उस सच्चाई को सामने लाएंगे। तो आइए जल्दी से आज के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कुछ आम थेरेपी मिथकों की सच्चाई जानने से, फिर पहले सेशन के अंदर क्या होता है वो देखेंगे, 50 मिनट के स्टैंडर्ड का कारण समझेंगे, बाउंड्रीज और रेड फ्लैग्स पर चर्चा करेंगे और अंत में खामोशी के मायने डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है थेरेपी के मिथकों की सच्चाई। चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि अरे थेरेपी का मतलब तो सालों तक क्लिनिक के चक्कर काटना है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। असल तथ्य ये है कि इसमें लगने वाला समय पूरी तरह से आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। हाँ, कुछ गहरे ट्रॉमा या मानसिक आघातों को ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी समस्याओं के लिए शॉर्ट टर्म थेरेपी अक्सर सिर्फ 6 से 12 सेशंस में ही पूरी हो जाती है। मतलब अगर गोल्स क्लियर हो तो बहुत तेजी से और पॉजिटिव बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। अब एक और बहुत ही कॉमन बात जो हम सबने सुनी होगी, अरे मुझे थेरेपी की क्या जरूरत, मेरे पास तो मेरे दोस्त हैं। सच है, दोस्तों के पास जो अपनापन और कंफर्ट होता है वो जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन एक बड़ा अंतर है। थेरेपी आपको एक न्यूट्रल वातावरण में एकदम स्ट्रक्चर्ड और एविडेंस बेस्ड मार्गदर्शन देती है। एक जो ट्रेन प्रोफेशनल होता है ना, वो ऐसी प्रमाणिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो हमारे सबसे गहरे और पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स को सुलझाने में मदद करते हैं। और सच कहूं तो ये काम एक दोस्त शायद ही कर पाए। और इसी से जुड़ा है हमारे समाज का सबसे बड़ा मिथक कि अगर कोई थेरेपी ले रहा है मतलब उसमें कुछ खराबी है या वो कमजोर है। लेकिन सच्चाई इसके एकदम उलट है। थेरेपी लेने का फैसला करना असल में आपकी अपार शक्ति, आपके लचीलेपन यानी रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस का सबूत है। इसे ऐसे सोचिए जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम जिम जाते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही जीवन के मुश्किल दौर से गुजरने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए थेरेपी एक बेहद पावरफुल टूल है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। पहले सेशन के अंदर आखिर उस पहले दिन होता क्या है? किसी भी थेरेपी अपॉइंटमेंट का जो पहला दिन होता है, जिसे इनटेक प्रोसेस कहते हैं, उसे लेकर काफ़ी डर होता है लोगों में। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। एक टिपिकल 60 मिनट का इनटेक कुछ इस तरह होता है। शुरुआत के बस कुछ मिनट साधारण परिचय और हेलो हाय में जाते हैं। फिर लगभग 10वें मिनट के करीब थेरेपिस्ट आपको गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियलिटी के नियम समझाते हैं, जो कि थेरेपी का सबसे सबसे अहम हिस्सा है। फिर 20 मिनट के आसपास इनटेक प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां आपकी मानसिक और मेडिकल हिस्ट्री जानी जाती है। और आखिर के जो 15 मिनट बचते हैं ना, उसमें गोल सेट किए जाते हैं और आगे की अप्रोच तय की जाती है। इसी तरीके से एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार होता है। अब चाहे आप क्लिनिक जा रहे हों या फिर ऑनलाइन थेरेपी ले रहे हों, पहले दिन की तैयारी के तरीके थोड़े अलग होते हैं। अगर आप इन पर्सन यानी क्लिनिक जा रहे हैं तो आपको रास्ते चेक करने पड़ेंगे, कुछ आरामदायक कपड़े पहनने होंगे और वहां जाकर शायद कुछ फिजिकल फॉर्म्स भरने होंगे। वहीं ऑनलाइन या टेलीथेरेपी के मामले में आपको घर में एक प्राइवेट और शांत जगह ढूंढनी होगी, अपना कैमरा, इंटरनेट चेक करना होगा और डिजिटल दस्तावेज पहले ही जमा करने होंगे। और यकीन मानिए, बस इतनी सी तैयारी करने से पहले दिन की घबराहट काफी हद तक कम हो जाती है। यहां एक बात पर मैं खास जोर देना चाहूंगा। जरा सोचिए, किसी एकदम अजनबी के सामने अपने जीवन की सबसे सेंसिटिव बातें रखना आसान तो बिल्कुल नहीं होता है ना। इसलिए यह बिल्कुल नॉर्मल है कि शुरुआत में घबराहट हो, आप अनिश्चित महसूस करें या बात करते करते अचानक आंसू आ जाएं। रोना या अनकंफर्टेबल महसूस करना इस पूरी जर्नी का एक एकदम वैलिड और अपेक्षित हिस्सा है। और एक अच्छा थेरेपिस्ट कभी भी इसके लिए आपको जज नहीं करेगा, बल्कि वो इसे आपके आगे बढ़ने के एक पॉजिटिव संकेत के रूप में ही देखेगा। चलिए अब हम तीसरे सेक्शन पर आते हैं, 50 मिनट का स्टैंडर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि थेरेपी सेशंस का टाइम इतना स्पेसिफिक क्यों होता है? ये जो नंबर है ना 50, ये पूरी इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड क्लिनिकल आवर को दर्शाता है। जी हाँ, आमतौर पर एक इंडिविजुअल थेरेपी सेशन पूरे 60 मिनट का नहीं बल्कि सिर्फ 50 मिनट का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1 घंटे में से ये बचे हुए 10 मिनट आखिर जाते कहाँ हैं?
तो इसका जवाब ये है कि ये गायब 10 मिनट असल में कहीं गायब नहीं होते, बल्कि ये एक बेहद ज़रूरी बफर का काम करते हैं। इन 10 मिनटों में थेरेपिस्ट क्या करते हैं? वो पिछले सेशन के नोट्स लिखते हैं, वॉशरूम जैसी शारीरिक ज़रूरतों के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सबसे बड़ी बात, अगले क्लाइंट के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर कोई प्रोफेशनल बिना 1 मिनट रुके लगातार 8 लोगों की गहरी परेशानियां सुनेगा, तो वो तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा ना। ये बफर ही सुनिश्चित करता है कि हर एक क्लाइंट को थेरेपिस्ट का पूरा और एकदम फोकस ध्यान मिले। अब अलग अलग तरह की थेरेपी की अवधि में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। जैसा हमने कहा, इंडिविजुअल काउंसलिंग तो 45 से 55 मिनट की होती है, लेकिन जब बात कपल्स और फैमिली थेरेपी की आती है तो ये 60 से 90 मिनट तक जा सकती है। और अगर ग्रुप थेरेपी है तो समय 90 से 120 मिनट तक का भी हो सकता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे कमरे में लोगों की संख्या बढ़ती है, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है सभी को अपनी बात रखने के लिए और एक साथ नई स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा समय तो चाहिए ही होगा ना। तो अब शिफ्ट करते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, सीमाएं और रेड फ्लैग्स। एक थेरेपी रिलेशनशिप में क्या सही है और क्या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल है जो अक्सर बहुत से लोगों के मन में आता है, क्या हम अपने थेरेपिस्ट की पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, या फिर क्या सेशंस के बीच में उन्हें टेक्स्ट मैसेज करना सही रहेगा? सच कहूं तो ये सवाल थेरेपी के उन थोड़े पेचीदा इंटरपर्सनल डायनामिक्स को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, अलग अलग थेरेपी मॉडल्स इन सीमाओं को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। उदाहरण के लिए, साइकोडायनामिक अप्रोच में एक थेरेपिस्ट बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह व्यवहार करता है। वो अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी शेयर नहीं करेगा ताकि आपके विचारों पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। वहीं अगर सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो वहाँ एक अलायंस बनाने के लिए थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर सख्त नैतिक रोक होती है, जैसे कोई भी रोमांटिक रिश्ता पूरी तरह वर्जित है। और जहाँ तक टेक्स्टिंग की बात है तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल सिर्फ अपना सेशन शेड्यूल करने या फिर किसी सच्ची मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही किया जाता है। ये बाउंड्रीज असल में क्लाइंट की प्रोग्रेस को सुरक्षित रखने के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही सीरियस रेड फ्लैग्स यानी चेतावनी के संकेतों की। अगर आपका थेरेपिस्ट सेशंस के दौरान बस अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, या वो कोई रचनात्मक आलोचना या फीडबैक स्वीकार नहीं कर पाता, अगर वो जजमेंटल व्यवहार करता है, आपकी बातों से जल्दी परेशान या ओवरवेल्म हो जाता है, या फिर सबसे गंभीर कोई भी अनुचित स्पर्श या इनएप्रोप्रिएट टच करता है, तो अलर्ट हो जाइए। ये एकदम साफ रेड फ्लैग्स हैं। एक अच्छे थेरेपिस्ट को हर हाल में प्रोफेशनल रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि या तो वो व्यक्ति अनैतिक है या फिर वो आपके लिए एक सही प्रोफेशनल नहीं है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, खामोशी का मतलब। चलिए देखते हैं कि इस शांति के पीछे क्या छिपा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डबलिन बिजनेस स्कूल की एक अकादमिक रिसर्च के अनुसार थेरेपी रूम में सिर्फ शब्दों का ही खेल नहीं होता। इस रिसर्च में खामोशी यानी साइलेंस को एक बाकायदा थेरेप्यूटिक टूल के रूप में गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। असल में थेरेपी के दौरान आने वाली वो खामोशी महज कोई खाली समय या कोई ऑकवर्ड पल नहीं होती, बल्कि वो एक बहुत ही एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। जी हाँ, असली हीलिंग तो अक्सर उन्हीं शांत पलों में हो रही होती है। इस रिसर्च में खामोशी के कुछ प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है प्रोडक्टिव साइलेंस यानी उत्पादक खामोशी। ये वो खामोशी है जो एकदम गहरी भावनाओं और ऐसे विचारों को उभरने का मौका देती है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। ये आत्मविश्लेषण को बढ़ावा देती है। कई बार थेरेपिस्ट जानबूझकर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्लाइंट को अपने अंदर गहराई से झांकने और अपने विचारों की जिम्मेदारी लेने के लिए एक सुरक्षित स्पेस मिल सके। ये बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और तरह की खामोशी होती है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव साइलेंस कहते हैं। ये पहले वाले के एकदम उलट है। ये वो चुप्पी है जो अक्सर गुस्से, खुद को अलग थलग कर लेने की भावना या अंदर छिपी किसी गहरी एंग्जाइटी की वजह से पैदा होती है। ऐसे पॉज तब आते हैं जब कोई विषय क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा डरावना हो या जब उसे समझ ना आ रहा हो कि रिएक्ट कैसे करें। थेरेपी में ऐसी खामोशी एक रेड अलर्ट हो सकती है कि ट्रीटमेंट अलायंस कहीं कमज़ोर पड़ रहा है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। और आखिर में आता है खामोशी का तीसरा रूप, न्यूट्रल साइलेंस। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस पॉज का थेरेपी प्रोसेस पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव असर नहीं पड़ता। ये बस एक ऐसा पल होता है जब थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों ही अभी-अभी की गई बातों को मानसिक रूप से प्रोसेस कर रहे होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दिमाग को चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए दिया गया एक छोटा सा शांतिपूर्ण ब्रेक है।
जाने माने विद्वान सबर्डिनी का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्टली समेट लेता है। वो कहते हैं कि खामोशी मानव भाषा का विपरीत या उल्टा नहीं है, बल्कि यह उसका ही एक तत्व है। यह शब्दों का पूरक है, उनके साथ निरंतर चलने वाली एक बातचीत है। कितनी गहरी बात है ना। हीलिंग की इस पूरी प्रक्रिया में वो बिना बोले गए शांत पल भी सच में उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितने कि बोले गए शब्द। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, यदि थेरेपी रूम के अंदर खामोशी शब्दों जितनी ही जोर से बोल सकती है, तो हमारे अपने निजी जीवन में वो जो अनकही भाषा है, वो रोजमर्रा की खामोशी, वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है? इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको बहुत कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और शानदार एक्सप्लेनर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।